हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर थर्ड, क्लास 9 से। तो उसका जो नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट मेक इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, मतलब इंडिया में इलेक्शन को एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन कौन बनाता है, कैसे बनते हैं। तो इसके बारे में हम अपनी वीडियो के इस पार्ट में कवर करेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर में इलेक्शन क्या होते हैं, हमें क्यों ज़रूरत है इलेक्शन की, अलग अलग कंट्री में इलेक्शन का क्या प्रोसीजर है, इंडिया में इलेक्शन कैसे हेल्ड किए जाते हैं, तो इसके बारे में हमने अपनी पहले की वीडियो के पार्ट में देख लिया है। और आज के पार्ट में हम कवर करेंगे व्हाट मेक इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। तो इस टॉपिक को हम अपनी इस वीडियो के पार्ट में कवर करेंगे। तो जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा था तो उस टाइम हमारे पास इलेक्शन कंपेनिंग के बारे में, जो पॉलिटिकल कंपटीशन है, इलेक्शन कंपटीशन है, उसके बारे में एक टॉपिक आया था, जिसमें हमने ये देखा था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो जीतने के लिए कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस को फॉलो करती है इलेक्शन में। ओके, न्यूज़पेपर और टेलीविज़न में जो रिपोर्ट्स आती है उनमें हमें पता चलता है, उनसे हमें जो एलिगेशंस हैं उनके बारे में पता चलता है। क्योंकि इलेक्शन जो है वो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का सबसे मेन पार्ट होता है गवर्नमेंट को इलेक्ट करने का। तो अगर इलेक्शन ही गलत वे में होंगे, गलत मैनर में होंगे, तो उससे एक अच्छी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए इसके ऊपर एक हायर अथॉरिटी होना, इलेक्शन से रिलेटेड एक हायर अथॉरिटी होना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनके लिए एक हायर अथॉरिटी या इलेक्शंस अथॉरिटी होनी ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि जो कैंडिडेट होते हैं वो अपने गलत नेम दे देते हैं, या उनके जो वोटर लिस्ट होती है उसमें अलग गलत नाम को ऐड कर दिया जाता है। मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटी एंड ऑफिशियल बाय द रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी होती है प्रेजेंट में, जो गवर्नमेंट है, वो कभी कभी मिसयूज करती है गवर्नमेंट फैसिलिटी और ऑफिशियल्स का। जो रिच पर्सन होती है वो बहुत ज़्यादा पैसे यूज़ करते हैं कैंडिडेट और बिग पार्टीज़ के में, या रिगिंग भी होती है पोलिंग डे पर। ठीक है, तो इन सब को रोकने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा कि लोग अपने बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, गवर्नमेंट फैसिलिटी या ऑफिशियल का गलत यूज़ करेंगे, ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे ताकि ज़्यादा लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें, वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए कुछ भी करने को, मतलब कुछ भी गलत अनफेयर प्रैक्टिसेस करने के लिए वो तैयार रहेंगे। तो इन सब चीज़ों को रोकने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्री और फेयर इलेक्शन तभी माना जाएगा तब जो वोटर है वो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, अपने विश के अकॉर्डिंग जिस भी पर्सन को वोट देना चाहे उसको वोट दे सके, उसके ऊपर किसी का कोई बर्डन ना हो। तो इन सब चीज़ों को, ये जितने भी काम हैं, इन जो भी प्रैक्टिसेस है, इनको रोकने के लिए एक इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत पड़ती है। और इंडिया में भी एक ऐसा इलेक्शन कमीशन है। ओके, तो कैसे फ्री और फेयर इलेक्शन कराने हैं, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, किसके पास पावर होगी, तो ऐसे करके हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और इन सभी क्वेश्चन का आंसर एक है कि कंट्री में एक ऐसी पावरफुल बॉडीज़ होनी चाहिए, एक ऐसी पावरफुल और इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो अच्छे से इस काम को, इलेक्शन के काम को अच्छे से कर सके। तो हमारी कंट्री इंडिया में, इन आवर कंट्री इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन। तो हमारी इंडिया में जो इलेक्शन का पूरा प्रोसेस होता है, पूरा काम होता है, उसको कैसे कंडक्ट कराना है, ये एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल कमीशन के कंट्रोल में है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन। ओके, तो जैसे हमने देखा कि अलग अलग जुडिशरी होती है बिल्कुल इंडिपेंडेंट, ऐसे ही इलेक्शन कमीशन भी इंडिपेंडेंटली अपना वर्क करता है। इलेक्शन कमीशन एक इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करता है। इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर कमीशन का जो सबसे हायर पर्सन होगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होगी, वो होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा इंडिया का।
Once appointed, the chief election commissioner is not answerable to the president or the government. जैसे ही एक बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया जाएगा तो वो उसके बाद बिल्कुल फ्रीली, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपना वर्क करेगा। वो किसी के लिए कोई भी आंसरेबल नहीं होगा, चाहे वो फिर प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो या फिर गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, चाहे कंट्री का कोई भी कितना भी बड़ा से बड़ा ऑफिसर हो, कोई भी पर्सन हो, वो उससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। यहाँ तक कि जो रूलिंग पार्टी की पार्टी होगी वो भी उस कमिश्नर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकती, या उसको हटाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। तो जो इलेक्शन कमीशन है वो कैसे काम करता है, क्या क्या पावर इलेक्शन कमीशन के पास होती है। इलेक्शन कमीशन टेक डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट और ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो जो इलेक्शन कमीशन है उसका काम होगा कि सबसे पहले वो बिल्कुल फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराए, इलेक्शन की डेट अनाउंस करे और इलेक्शन की डिक्लेरेशन, उसका रिजल्ट सब कुछ डिक्लेयर करे। तो ये सब किसके कंट्रोल में होगा, इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में होगा ये सब कुछ डिसाइड करना। इट इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिश एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वोलेट इट। ये इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा, रूल रेगुलेशन बनाएगा, और जो भी कैंडिडेट और पार्टी इन रूल को रेगुलेशन को वोलेट करेगी, तोड़ेगी, इनको फॉलो नहीं करेगी, उसको पनिशमेंट भी देगा। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइन। जब इलेक्शन टाइम पीरियड आएगा तो इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को भी ऑर्डर दे सकता है कि कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करे। अब इस बात से आप पता लगा सकते हो कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कितना पावरफुल है इंडिया में। टू प्रिवेंट यूज एंड मिसयूज ऑफ गवर्नमेंटल पावर टू एनहांस द इट्स चांसेस टू विन इलेक्शन और द ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल। वो इसलिए गाइडलाइंस को लगाता है ताकि जो पहले से गवर्नमेंट में या पावर में जो पर्सन है, जो मिनिस्टर है, वो अपनी पावर का मिसयूज ना करे, इसलिए वो गवर्नमेंट के ऊपर भी कंट्रोल रखता है, उनके लिए भी गाइडलाइंस बनाता है। When on election duty, government officer work under the control of election commission and not to government। जो भी इलेक्शन ड्यूटी पर जिस भी गवर्नमेंट ऑफिसर की ड्यूटी लगाई जाएगी वो इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में होगा, ना कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में। In the last 25 years or so, the Election Commission has begun to exercise all its power and even expand them। और 25 सालों से ऐसा होता आ रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसकी वो अपनी सभी पावर का यूज कर रहा है और उनको बढ़ा भी रहा है। इलेक्शन कमीशन टू रिप्रीमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दियर लैप्स। When election official come of the opinion that polling was not fair in some booth or even an entire constituency, they order a repoll। अगर इलेक्शन कमीशन को कुछ भी कहीं से भी इस टाइप की इंफॉर्मेशन लगती है कि किसी भी पोलिंग बूथ पर कुछ गलत हुआ है, कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस फॉलो हुई है, या किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सही से इलेक्शन नहीं हुए, तो वो वहाँ पर दोबारा से इलेक्शन करवा सकता है। वो तभी कराएगा जब इलेक्शन कमीशन को लगेगा कि ऐसा मतलब वहाँ पर कुछ गलत हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन के पास पावर होगी और वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा, किसी भी पर्सन का, किसी भी गवर्नमेंट का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो ये था हमारे पास इलेक्शन कमीशन के बारे में, कैसे इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इंडिपेंडेंटली वर्क करता है और उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स भी है। उसके बाद हमारे पास आता है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री और फेयर इलेक्शन हेल्ड करवाने से रिलेटेड कौन कौन से चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं, तो उन चैलेंजेस के बारे में हम देखते हैं। कैंडिडेट एंड पार्टीज विद ए लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट दे। तो सबसे पहले तो इसमें ये बताया है कि जो कैंडिडेट और पार्टीज होती है वो इलेक्शन जीतने के लिए काफ़ी ज़्यादा रुपए खर्च करती है, ठीक है, और जो स्मॉलर पार्टी है वो ये सब नहीं कर पाती, जो पुअर कैंडिडेट है वो ये नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कई बार वो अनफेयर प्रैक्टिसेस के वजह से
क्योंकि उसके पास पैसे तो है नहीं, और जो बड़े लोग हैं, जो रिच पर्सन है, वो पैसे खर्च करके लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो एक सही पर्सन है उसकी तरफ वोटर अट्रैक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि उसके पास कंपेनिंग के लिए, खुद को प्रूव करने के लिए, प्रोमिसेस करने के लिए, प्रोपेगेंडा लगाने के लिए पैसे नहीं हैं। सेकंड दे रखा है, इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री कैंडिडेट विद क्रिमिनल कनेक्शन हैज बीन एबल टू पुश अदर आउट द इलेक्टोरल रेस एंड टू सिक्योर ए टिकट फ्रॉम ए मेजर पार्टीज। कंट्री के कुछ पार्ट में तो ऐसा भी होता है कि जो कैंडिडेट होते हैं वो उनका क्रिमिनल कनेक्शन होता है, मतलब उनके अगेंस्ट जो भी होगा, जो भी कैंडिडेट आएगा, वो उसको हटा देते हैं, उसको ये बोल देते हैं कि वो इलेक्टोरल रेस से बाहर हो जाए और वो टिकट एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए सिक्योर हो जाए। सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज, टिकट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव फॉर दीज फैमिलीज। कुछ तो ऐसा होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो अपने रिलेटिव्स को ही टिकट्स देती है, उन्हीं को ही अलो करती है कि वो उनके एरिया से इलेक्शन लड़े। जो वहाँ पर एक मतलब ऐसे पर्सन हैं जो रियल में उस पोस्ट के लिए उनके पास क्वालिफिकेशन है, लेकिन पहले से ही किसी रिलेटिव को वो टिकट मिल चुका है उस पार्टी से, इसलिए वो उसको नहीं मिल पाता। वेरी ऑफन इलेक्शन ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन, फॉर बोथ द मेजर पार्टी आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। मोस्टली जो पार्टीज़ होती है, जो कैंडिडेट होते हैं, वो सब एक जैसी ही बात करते हैं, तो उनमें से किसी एक पर्सन को इलेक्ट करना थोड़ा सा कठिन होता है वोटर्स के लिए। स्मॉलर पार्टीज आर एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफ़र ए ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टी। जो बड़ी पार्टीज़ है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो एक स्मॉलर पार्टी है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये सब कुछ ऐसे इश्यू दे रखे हैं जिसकी वजह से हमारी कंट्री में जो फ्री और फेयर इलेक्शन है वो हेल्ड नहीं हो पाते। उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर की ग्लोसरी आती है, जिसमें सबसे फर्स्ट हमें दे रखा है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट हमने वर्ड देखा था, इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है जिसको हर कैंडिडेट और हर पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करना पड़ता है। तो वो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? ए सेट ऑफ नॉर्म्स एंड गाइडलाइन टू बी फॉलोड बाय पॉलिटिकल पार्टी एंड कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम। जब इलेक्शन टाइम आएगा तो उस टाइम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होगी या जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसको कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और उन्हीं रूल्स को, गाइडलाइंस को हम क्या बोलते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी, वोटर इन ए जियोग्राफिकल एरिया वो इलेक्ट ए रिप्रेजेंटेटिव टू द लेजिस्लेटिव बॉडीज़। तो हमने देखा था कि हम पूरे स्टेट को, पूरी कंट्री को जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो उन छोटे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव जरूर इलेक्ट किया जाएगा। जो भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होगा, जिसको भी सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या बन जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। इनकम्बेंट, द करंट होल्डर ऑफ ए पॉलिटिकल ऑफिस, वो मतलब अभी प्रेजेंट में जो पॉलिटिकल ऑफिस जिस भी पर्सन के पास होगा, करंट होल्डर जो होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इनकम्बेंट बोलेंगे। यूजुअली द चॉइस फॉर द वोटर इन इलेक्शन इज बिटवीन द इनकम्बेंट पार्टी और कैंडिडेट एंड दोज हु अपोज देम। तो यहाँ पर वोटर्स के पास चॉइस होती है कि या तो वो उसी पर्सन को इलेक्ट करे जो पहले से काम कर रहा है, या वो किसी और पर्सन को वहाँ पर लेके आए और उसको हटा दे। लेवल पेइंग फील्ड, condition in which all parties and candidate contesting in an election have equal opportunity to appeal for vote and to carry out election campaigning। तो जो कैंडिडेट होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उनके पास इक्वली अपॉर्चुनिटी होती है कि वो लोगों से वोट के लिए अपील कर सकते हैं और इलेक्शन कैंपेनिंग कर सकते हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी और हर कैंडिडेट के पास ये अपॉर्चुनिटी
इक्वल होती है। ऐसा नहीं होगा कि एक को तो बिल्कुल फ्री कर दिया कि आप कुछ भी कर सकते हो और एक कैंडिडेट को, एक पार्टी को उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा ली। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हर पार्टी और हर कैंडिडेट अपने आप में बिल्कुल फ्री होगा। वो अपने अकॉर्डिंग वोटर्स वोट के लिए अपील कर सकते हैं लोगों से और इलेक्शन कंपेनिंग भी कर सकते हैं। रिगिंग क्या होता है? फ्रॉड एंड मेल प्रैक्टिसेस इंडल्ड बाय ए पार्टी और कैंडिडेट टू इंक्रीज इट्स वोट। तो जब वोट होती है तो उस टाइम अपनी वोट को बढ़ाने के लिए जो पार्टीज और कैंडिडेट होती हैं वो कुछ फ्रॉड और मेल प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिगिंग बोलते हैं। इट इंक्लूड सफरिंग बैलेट बॉक्स बाय ए फ्यू पर्सन यूजिंग द वोट ऑफ अदर, रिकॉर्डिंग मल्टीपल वोट्स बाय द सेम पर्सन एंड ब्रीबिंग और कोर्सिंग पोलिंग ऑफिसर टू फेवर ए कैंडिडेट। और रिगिंग में हम किस किस को इंक्लूड करते हैं कि एक तो क्या किया कि कुछ पर्सन को तो वोट डालने से रोक दिया, जो बैलेट बॉक्स है उस वहाँ तक उनको जाने ही नहीं दिया। कुछ पर्सन ऐसे थे जिन्होंने वोट तो डाल दी लेकिन उनको इंक्लूड नहीं किया। कुछ पर्सन ऐसे थे जिन्होंने एक से ज़्यादा बार वोट डाल दी। तो इन सब की वजह से क्या हुआ कि एक पर्सन के साथ मतलब जो वहाँ पर एक रियल जो रिजल्ट था वो सामने नहीं आया, बल्कि जो रिजल्ट बनाया गया वो सामने आया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिगिंग बोलते हैं। उसके बाद टर्न आउट द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु कोस्ट दियर वोट इन एन इलेक्शन। तो जो परसेंटेज होगी एलिजिबल वोटर्स की जिनको वोट मिले हैं इलेक्शन में, तो उसको हम बोलेंगे उस वोटर की टर्न आउट कि उसे कितना इनपुट मिला है। तो ये हमारे पास है ग्रोसरी, जिसमें हमने इस चैप्टर की ग्रोसरी को इंक्लूड किया है। तो ये था हमारे पास हमारा चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जिसमें हमने पूरे चैप्टर में ये देखा कि इलेक्शन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इलेक्शन की ज़रूरत हमें कहाँ है, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या होते हैं, और इलेक्शन को इंडिया में डेमोक्रेटिक इलेक्शन कैसे होल्ड होते हैं, क्या इलेक्शन में इंक्लूड होता है, इलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है, और डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सी हायर अथॉरिटी बनाई गई है इंडिया में इलेक्शन के लिए, ताकि एक फ्री और फेयर वे में इलेक्शन हेल्ड कराए जा सके। तो ये सब हमने इस चैप्टर में देखा। तो जो हमने ओवरव्यू देखा था उसमें हमने देखा था डेमोक्रेसी इट इज़ नाइदर पॉसिबल नोर नेसेसरी फॉर पीपल टू गवर्न डायरेक्टली। तो डेमोक्रेसी में ऐसा तो है नहीं कि कंट्री के हर लोग डायरेक्टली उसमें अपना पार्टिसिपेशन दे सकें, गवर्नमेंट को डायरेक्ट चुन सके। तो वो क्या करते हैं कि उसके लिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव वो इलेक्टेड पर्सन होगा। उस इलेक्टेड पर्सन को इलेक्शन के थ्रू वो सब लोग चुनेंगे। पहले क्या होगा कि काफ़ी कैंडिडेट होंगे, 4 5 6 7 कितने भी कैंडिडेट हो सकते हैं, वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होंगे। और वो पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट वो सभी जो भी पॉलिटिकल पार्टी जिस भी कैंडिडेट को टिकट देगी वो इलेक्शन लड़ सकता है, उसको परमिशन मिल जाती है इलेक्शन लड़ने की। उसके बाद वो कंपेनिंग करेगा, कंपेनिंग के बाद वोटिंग होगी, और जो भी रिजल्ट आएगा वो सभी लोगों को, सभी जितने भी कैंडिडेट थे सभी को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद हमने देखा कि इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या होते हैं और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है वो भी हमने देखा। डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं। मतलब डेमोक्रेटिक इलेक्शन में ये होता है जो भी पर्सन उस कंट्री का पर्सन होता है उसको बिल्कुल पूरी फ्रीडम होती है कि वो अपनी अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी विश के अकॉर्डिंग किसी भी कैंडिडेट को वोट डाल सकता है, और जिसका उसका मन नहीं करता तो वो उसको वोट नहीं देगा, उसके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं होगा। ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है। लेकिन अगर बात करें नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन की, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है इलेक्शन में कि जो गवर्नड पार्टी है, जो पहले से पार्टी चली आ रही है, या जो पावरफुल पार्टी है, वही जो पावरफुल लोग हैं वही जीतते हैं अपने एरिया से। बाकी लोग जो रिच, जो पुअर पर्सन है, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, ज़्यादा पावर नहीं है, वो नहीं जीत पाते। तो ऐसा नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन में होता है। डेमोक्रेटिक इलेक्शन में सबसे मेन बातें होती है कि इलेक्शन फ्री और फेयर होगा,
हमेशा हर पर्सन को, हर वोटर को राइट होगा कि वो अपने अकॉर्डिंग वोट डाल सकते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करवा सकते हैं। उसके बाद इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? इलेक्शन कमीशन होगा। इलेक्शन कमीशन में सबसे हायर पर्सन जो होगा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, जिसको प्रेसिडेंट इलेक्ट करेगा। एक बार प्रेसिडेंट ने सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्ट कर दिया, उसके बाद वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस प्रेसिडेंट को भी आंसर नहीं करेगा, वो भी उससे कोई क्वेश्चन राइज नहीं कर सकता। मतलब प्रेसिडेंट जो होगा, एक बार जब उसने इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया, तो जैसे ही वो अपॉइंट करेगा उसके बाद वो अपना काम बिल्कुल फ्री और फेयर वे में करेगा इलेक्शन कमिश्नर। फिर वो प्रेसिडेंट को भी, प्रेसिडेंट के पास भी कोई पावर नहीं होगी कि वो इलेक्शन कमिश्नर से कोई क्वेश्चन पूछे और उसका आंसर वो दे। तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आंसर देना ना देना ये इलेक्शन कमिश्नर के पास पावर होगी कि वो उसका आंसर दे या ना दे, वो बिल्कुल भी आंसरेबल नहीं होगा। तो ऐसे जो इलेक्शन कमीशन है वो बिल्कुल फ्री और फेयर वे में वर्क करता है। किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी भी रिच पर्सन का कोई भी कंट्रोल नहीं होता इलेक्शन कमीशन पर। इलेक्शन कमीशन पूरा इलेक्शन देखता है, कैसे इलेक्शन कराने हैं, कहाँ पर कराने हैं, किस कैंडिडेट को टिकट देना है, किसके पास क्या क्वालिफिकेशन है, हर चीज़ देखने के बाद ही इलेक्शन कमीशन वोटिंग कैंडिडेट को बोलता है कि ठीक है, उसको परमिशन देता है कि आप वोट इलेक्शन लड़ सकते हो। तो ऐसे करके हमारी कंट्री में फ्री और फेयर इलेक्शन का जो काम होगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? इलेक्शन कमीशन के अंडर में आता है और इलेक्शन कमीशन उसको कंप्लीट करता है। तो ये था हमारा पार्ट जिसमें हमने इस चैप्टर के बारे में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की इलेक्शन कैसे होते हैं और इलेक्शन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो कैसे लिए जाते हैं, वो सब हमने अपने इस चैप्टर में इंक्लूड किए हैं। तो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है इस चैप्टर से वो है इस चैप्टर की मेन ग्लोसरी। जो हमने ग्लोसरी देखी है अभी इस चैप्टर की, जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में और जो मेन बातें थी उसके बारे में पढ़ा, तो वो ग्लोसरी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है और उसको अच्छे से पढ़ना है। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। और इससे रिलेटेड जो भी मेन क्वेश्चन होंगे वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। पीडीएफ से वो क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।